नैनो से लेकर के सफारी तक और सफारी से लेकर के फरारी तक आपको जो चाहिए आप वो गाड़ी का सपना यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको मौका देता है। लग्जरी लाइफस्टाइल, आप हमारे टाइगर साहब को देखो, साला विराट कोहली फेल है, विकास जी ऐसे कोई दुनिया की जो धरती पे जो दमदार दमदार जगह बनी है सब जगह जा जा करके मजे लिए। ऐसे ऐसे रूम में रुके, अपन लोग मकाओ में गए, वहां पे एक रात का चार्ज 85,000 रुपए दिया हम लोगों ने, एक रात होटल वेनेशन में रुकने का। मैं और शैलेन जी एक रूम में थे, मैं तो जैसे रूम में घुसा मैं सोच रहा शैलेन जी गलती से ये महागुरु जी ग्रेवाल सर वाला रूम हमें मिल गया है, तो पता चला साला रॉयल स्वीट रूम। और वहां हमारे लिए लिमोजिन लगी हुई है, लिमोजिन में घूम रहे। तो धरती पे जितनी भी लग्जरी लाइफस्टाइल बनी है, मुझे गर्व होता है कि दुनिया में जितने भी टॉप 5 होटल हैं, टॉप 5 स्टार होटल हैं, उनमें से 3 होटलों में तो मैं स्टे कर चुका हूँ, 2 बचे, एक न्यूयॉर्क वाला एक दुबई वाला, उसको भी जल्दी से नाप देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये बिजनेस आपको मौका देता है, देश ही नहीं विदेशों में भी जाकर के जो भी एक दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल बनी है, आप उसको इस बिजनेस के माध्यम से एंजॉय कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको देता है लॉट ऑफ फॉरेन टूर। ये मोहतरमा बिल्कुल तैयारी खड़ी रहती है, बिल्कुल बताओ सर कहाँ लेके चलना है, इतनी सारी ट्रिप्स हैं, एक आध को स्किप करना पड़ता है। तो आपको जहां मर्जी आए कंपनी कहाँ कहाँ ले जा रही है, स्पेन, ग्रीस और इटली, कई देशों को तो नाम भी पढ़ना नहीं आते, लेकिन कंपनी ले जा रही है, जहां ले जा रही है चलो बैग पैक करके देख लेंगे वहां जाके कौन सा वाला है। और कई तो ऐसे चलते चलते घुमा देती है, उसका तो मतलब जरूरत ही नहीं, वो शेड्यूल में नहीं था, कई देशों को तो ऐसे घुमा देती है। 4 देशों का टूर बना के गए, 5 देशों में घुमा दिया कंपनी ने। ऐसे दमदार मौके मिल रहे अपन लोगों को, लॉट ऑफ फॉरेन टूर। लुक लाइक ए हीरो, बिल्कुल पर्सनैलिटी को बदल देता है बिजनेस। आते हैं अपन लोग इस बिजनेस में कैसे और हो जाते हैं कैसे। पुराने फोटोग्राफ देखते हैं अपन लोग, तो मैं तो दिखाता नहीं हूँ 2007 वाली, तो है तो समझ लो बिल्कुल एकदम हीरो बना दिया। जब व्यक्ति पे पैसा आता है तो अपने आप सारी चीजें बदलती चली जाती है, लग्जरी है चारों तरफ। आपका व्यक्तित्व तो चाहे कैसा भी हो, आने वाले टाइम में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी जिंदगी में एक चांस है जो शिप्स ऑफ कंपनी हम लोगों को मौका दे रही है, लेकिन इस चांस का एडवांटेज लेने के लिए कुछ बदलाव करना, चेंज करना भी जरूरी है। हम जिस तरीके से आए हैं अगर हम वैसे ही बने रहेंगे तो हम इस चांस का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। चांस तो मिल गया, लेकिन कई लोग क्या है अपने आप को बदलते नहीं है, वो जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से बने रहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये चांस जब आया तो हम लोगों को, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, इस किसी को भी नोटिस नहीं था कि भाई 2012 में आपकी जिंदगी में शेप्स ऑफ आएगी, 2016 में शेप्स ऑफ आने वाली है, आप इसके लिए तैयार रहना। 2019 में आपकी ज्वाइनिंग शेप्स ऑफ में होने वाली है। हम सब लोग अपने देसी स्टाइल में रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं पट्टा पुट्टा बांध के, तेरे नाम मेरे नाम की मूवी की शूटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या घूम रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के लुक बना बना करके अपन लोग रहते हैं। ऐसे हम में से कोई होगा, ये हमारा यार मिली होगी कहीं व्हाट्सएप वगैरह पे फोटो है। तो अभी इस हाल में ये प्रोडक्ट आया है, हमारी कंपनी में भर्ती हुआ, अब इसको डायमंड में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? अभी तो ये शर्ट के बटन भी नहीं लगा रहा प्राणी, समझ रहे हैं? इसको टाई लगवानी है, तो आसान काम नहीं है, इसको बहुत कुछ ज्ञान देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा इसको। ये अपने आप में हीरो मान रहा है अपने आप को, तो अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। हम भी ऐसे ही आए थे, हम भी बदलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन शेप्स ऑफ की फैक्ट्री में आकर के बदल गए। शेप्स ऑफ ने सिखा दिया तो एकदम बदलाव आते चले गए। तो किस तरीके की चीजों को बदलाव लाना जरूरी है और ये बदलाव कब और कैसे आ सकता है, मुद्दे की बात अपन लोग ये करेंगे। कहाँ कहाँ हमें बदलाव लाना पड़ेगा, मैं 4 चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा, और इन 4 चीजों में अगर अपन लोग बदलाव ले आए तो जिंदगी बदलना तय है दोस्तों। नंबर 1 थॉट्स, अपने विचारों में, अपनी आदतों में और अपनी शिक्षा में और अपने मित्रों में। थॉट्स, हैबिट, एजुकेशन और फ्रेंड्स, इन 4 चीजों में हमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो जब हम इन 4 चीजों में बदलाव लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलेगा। सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं थॉट्स के बारे में। विचार, हम लोगों के जैसे विचार होते हैं हमारा जीवन भी वैसा ही होता है। विचार बनाए जिंदगी, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, थॉट्स मेक लाइफ। जिस तरीके के विचार होंगे वैसी जिंदगी होगी। अब से पहले की अगर हम बात करें तो हम लोग गांव में रहते थे तो वही गांव वाले विचार थे,
और जैसे विचार होते हैं वैसा ही, जैसा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट होता है। और ये उस सर्कल में, उस जिस जगह पर हम हैं वहां पे हमारे चारों तरफ जो लोग रह रहे हैं, अगर आप उसी सर्कल में रहोगे तो आपको नए विचार नहीं मिलने वाले। वहां एक पारंपरिक जो चीजें बनी हुई हैं वही सब चीजें रहती है। तो अगर आपको अपने थॉट्स बदलने हैं तो आपको अपने पूरे एनवायरमेंट को बदलना पड़ेगा। विचार भी आपको अलग अलग प्लेस वैल्यू होती है हर जगह की, एक उसके हिसाब से विचार आते हैं। आप जब शमशान में रहते हैं तो शमशान के हिसाब से विचार आएंगे, जब आप मूवी थिएटर में रहते हैं तो वहां के हिसाब से विचार आएंगे, जब आप मंदिर में रहते हैं तो वहां के हिसाब से विचार आते हैं, जब आप 5 स्टार होटल में होते हैं तो वहां के हिसाब से विचार आते हैं। तो हर जगह का भी एक अलग महत्व होता है। आपके अगर घर में 3 बेडरूम है तो बेडरूम का भी अलग अलग बेडरूम में आपको अलग अलग विचार आएंगे। हमारे देश में वास्तु एक चीज होती है और वास्तु के हिसाब से किन्हीं भी चीजों को बनाया जाता है तो उसका भी विचारों का इफेक्ट होता है, और वास्तु वाले इस चीज को प्रूव करके देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप लोग उसको मानते हैं तो उसको समझ सकते हैं। तो एक टाइमिंग भी होती है, सवेरे के टाइम के विचार अलग होते हैं, दोपहर के विचार अलग होते हैं, शाम के विचार अलग होते हैं। समय के हिसाब से भी विचार बदलते रहते हैं। लेकिन अभी अगर अपने को कुछ करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है, विचारों पे अपन लोग रोक नहीं लगा सकते, विचार तो आएंगे लेकिन वो विचार कैसे होंगे इसके बारे में अपन लोग सोच सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? विचारों के प्रति अवेयर रहना जरूरी है, उनके प्रति जागरूक होना जरूरी है कि मैं जो सोच रहा हूं क्या ये मेरे लक्ष्यों की दिशा में, इससे मेरा टारगेट पूरा होने वाला है, क्या इससे मैं जो चाहता हूं वो अचीव करूंगा। अपने हर विचार को आपको वॉच करना है, ऐसे ही किसी भी चीज को अंदर नहीं जाने देना है। अगर विचारों पे अगर आपने निगरानी रखना शुरू कर दिया आपका जीवन बदल जाएगा। एक सक्सेसफुल व्यक्ति में और फेलियर व्यक्ति में विचारों का ही अंतर है। सक्सेसफुल व्यक्ति के पास अच्छे विचार बोलते हैं, रिच थॉट्स होते हैं, और एक गरीब व्यक्ति के पास वही विचार रहते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही, प्रधान जी ने पेंशन की बोली थी वो भी नहीं करवाई, पिताजी कुछ नहीं करके गए, वो ऐसे मरु मरु वाले विचार लेके आता और मरा ही रहता है जिंदगी में। अमीर लोग अमीरी के विचार रखते हैं इसलिए अमीर बनते जा रहे हैं, और गरीब लोग हमेशा गरीबी के विचार रखते हैं इसलिए गरीब बनते जा रहे हैं। आपको हमेशा अच्छा सोचना है, अमीरी वाला सोचना है और अमीर बन के दिखाना। दूसरी चीज है हैबिट्स। कुछ हमारी आदतें होती हैं। आदतें जिंदगी में कोई भी बनाना उनको आसान है, पर लेकिन जब आदतें जब लग जाती हैं तो उनका छोड़ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। आदतें जो भी हमें अपनी जिंदगी में बनानी है वो अच्छी आदतें बनानी है। बोला जाता है इफ यू डू नॉट चेंज योर बैड हैबिट्स देन इट विल चेंज यू। अगर आपने समय पे अपनी बुरी आदतों को नहीं बदला तो एक दिन वो आपका भविष्य, वर्तमान और भूत सब बदल देंगे। इसलिए अपनी समय पे समय रहते अपनी आदतों को बदल लेना जरूरी है। कई लोग क्या है अपने आप को अपनी आइडेंटिटी को ही इस तरीके की बना लेते हैं, नेगेटिव आइडेंटिटी ही क्रिएट कर लेते हैं, और वो बड़ा प्राउडली इस बात को बोलते हैं, नहीं साहब मेरी तो आदत है। आदत है, ये पास्ट था, फ्यूचर क्या होगा आप इसके बारे में सोचिए। आप सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को चेंज करिए। सपोज दैट कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है और उसको स्मोकिंग अगर छोड़नी है तो अगर वो व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं स्मोकिंग छोड़ने, कोई अगर उसको ऑफर करता है सिगरेट, अगर वो ये बोले कि नहीं मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और उसकी जगह वो ये बोले नहीं मैं स्मोकिंग नहीं करता, इन दोनों चीजों में आइडेंटिटी का फर्क है। अगर वो पहली वाली बात बोलता है कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा ये अब तक स्मोकिंग करता था या करता है। बोलो कोई बात नहीं यार, कल से छोड़ देना, एक तो सुट्टा लगा ले। समझ रहे हैं? लेकिन अगर दूसरे केस में अगर उस व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी अगर इस तरीके से बताई, आई एम नॉन स्मोकर, मैं स्मोकिंग करता ही नहीं हूं, तो वो व्यक्ति उसको ये नहीं बोल सकता कि एक बार पी, क्योंकि उसने अपनी पहचान ही बदल दी। आदतों को बदलने के लिए पहले आपको अपनी आइडेंटिटी को बदलना होगा। कई लोग बोलते नहीं मैं तो हूं ही इतना बुरा, तो अपने आप से सवाल पूछो कि मैं ऐसा क्यों हूं, बुरा हूं तो मैं बुरा क्यों? नहीं साहब मेरे को तो गुस्सा आ ही जाता है। क्यों आ जाता है गुस्सा? नहीं साहब मेरे को तो शक करने की आदत है। क्यों है मुझे शक करने की आदत? जो भी है, मैं जैसा हूं मैं वैसा क्यों? अपने आप से पूछिए। अगर मैं ऐसा ही रहूंगा तो क्या मैं अपनी जिंदगी को बदल पाऊंगा? क्या मैं अपने जीवन में सपने साकार कर पाऊंगा?
अगर आपको अपनी आदतों को बदलना है, तो कई लोग बोलते नहीं साहब मेरे को तो लेट जगने की आदत ही है, उसकी पहचान है, उसने आइडेंटिटी अपनी बना ली, आइडेंटिटी को बदलिए, आइडेंटिटी बदलेगी आपकी आदत बदल जाएगी। आप अपनी पहचान बदलने के लिए कोशिश करिए। मैं अब तक था, 2021 में मैं बिल्कुल एक नया आदमी बन चुका हूं। जो भी आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है, आप कमिटमेंट लीजिए, नया साल शुरू हुआ है, आप नए कमिटमेंट से अपनी शुरुआत करिए। जो भी आपके अंदर बैड हैबिट्स हैं उनको पूरी तरीके से बदल दीजिए। इसके बाद अगली चीज आती है एजुकेशन। तीसरे नंबर पर एजुकेशन, गुड एजुकेशन और बैड एजुकेशन। इंफॉर्मेशन एक अलग चीज है और एजुकेशन एक अलग चीज है। इंफॉर्मेशन डज नॉट चेंज योर लाइफ, लाइफ चेंज फ्रॉम एजुकेशन। इंफॉर्मेशन होना, जानकारी होना और ज्ञान होना। जानकारी आपको किसी भी चीज की हो सकती है, नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा अंतर है। आप इंफॉर्मेशन रखते हो किसी भी चीज की, उससे आप सिर्फ क्या है, हाँ ठीक है मुझे ये पता है, मुझे ये भी मालूम है नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, हाँ मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन है, हाँ हाँ ये बराक ओबामा ये करते थे, हाँ हाँ मुझे मालूम है विकास जी पहले, ये इंफॉर्मेशन है। कई लोगों को इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन रहती है लेकिन उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करते, उसके हिसाब से कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन नॉलेज जिस चीज की होती है, नॉलेज जिस चीज के बारे में होगी, वो व्यक्ति उसको एग्जीक्यूट करता है, उसका वो पालन करता है। उसके नॉलेज वाला व्यक्ति कभी भी नीचे लेवल पर रह ही नहीं सकता, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी, इंफॉर्मेशन का सोर्स है फेसबुक, आप उस पर लगे रहो, वहां इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे जिंदगी नहीं बदलेगी, नॉलेज नहीं मिलती वहां पे, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी। इंफॉर्मेशन से, फेसबुक से कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, फेसबुक से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। कितने डॉक्टरों का पेज फॉलो कर लेना, अगर उसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए एजुकेशन लेनी होगी, सीए बनने के लिए एजुकेशन लेनी होगी, इंफॉर्मेशन से सीए नहीं बनता। आपको डायमंड बनना है तो डायमंड की सिर्फ इंफॉर्मेशन से बात नहीं बनेगी, डायमंड बनने के लिए एजुकेशन लेनी होगी, उसके लिए पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत पड़ेगी, आपको बड़ी बड़ी किताबें खरीदनी होंगी। और याद रखिए, ए रीडर बिकम ए लीडर, जो पढ़ेगा आने वाले टाइम में वही राज करेगा। आप अपनी सबसे अच्छी आदत अपने अंदर डाल सकते हैं, सबसे बढ़िया चीज आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप पढ़ने लिखने की आदत डालिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, एजुकेशन। चौथी चीज है फ्रेंड्स, आपका सर्कल। कुछ लोगों का आपकी जिंदगी में आना जरूरी है तो कुछ लोगों का आपकी जिंदगी से जाना भी जरूरी होता है। दो तरीके के दोस्त होते हैं, एक रियल फ्रेंड और एक टॉक्सिक फ्रेंड। और आपको ये पहचानना है कि कौन रियल फ्रेंड है और कौन आपका टॉक्सिक फ्रेंड है। जैसी संगत वैसी रंगत। आप एक किसी समझदार व्यक्ति ने बोला है, किसी राइटर ने ये बात बोली है कि आपके 5 दोस्तों का आप मुझे नाम दो और उनके पांचों के अकाउंट बैलेंस का आप एक कॉमनली आप उनका एक एवरेज बैलेंस निकाल के देखिए, आपका वो अकाउंट बैलेंस बता देगा। आपके 5 दोस्तों के अकाउंट बैलेंस के हिसाब से आपका अकाउंट बैलेंस डिसाइड किया जा सकता है। आप देखिए, पुराना अगर आप जाएंगे, विकास जी जैसे पुराने 5 दोस्तों को याद करें आज से 10 साल पहले के, तो उस समय के हिसाब से इनका अकाउंट बैलेंस था। और आज विकास जी के 5 दोस्तों का नाम लिया जाए, इनसे पूछा जाए, तो आज इनका अकाउंट बैलेंस उन 5 दोस्तों के हिसाब से। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। आप हमेशा जैसी संगत में रहेंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटस वैसे ही रहने वाले। जो फटीचर हैं उनका साथ छोड़ दो, वहां से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो आपको बोलेंगे तू मतलबी हो गया है, तू बड़ा आदमी हो गया है, आजकल बैठता नहीं, पुलिया पे दिखता नहीं। उनको बोलने दो, उनकी छोटी बातें, ओछी बातें, ताने मारने वाली बातों से आप रुकने नहीं चाहिए। उनका काम ही यही है, उनको लगता है कि वो यहाँ बैठे गप्पे लड़ाए ताश खेले, उनको वो आपको ऐसी झूठी एक्टिंग करके दिखाएंगे कि हम आपको मिस करते हैं। सच बात ये है कि वो केंकड़े हैं, न जिंदगी में कुछ करेंगे न आपको कुछ करने देंगे। वो इस बात की कसम खा के पैदा हुए। आपको अच्छी संगत चुननी है। आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं अपनी मेहनत और अपने टैलेंट की वजह से नहीं हूं। मैंने जो संगत चुनी, मैं उसका प्रोडक्ट हूं। मैंने जो संगत चुनी, आपको डिसाइड करना है आप कौन सी संगत को चुन रहे हैं। मैंने संगत विजयपाल सर की चुनी, माधव सर की चुनी, ग्रेवाल साहब की चुनी, जैन साहब की चुनी, ग्रेवाल अपने चतुर्वेदी साहब की चुनी। तो आप देख सकते हैं मैं उनकी संगत में रहा, मैं वैसा था नहीं, लेकिन मैं उनकी संगत में रह करके आज ये बन गया। आप अपनी संगत अच्छे लोगों की करो। बोला जाता है अगर सुनार का कबाड़ भी मिलेगा
तो नॉर्मल आदमी के उस कबाड़ से भी उसके सुनार के कबाड़ की कीमत ज्यादा होती है। सुनार का कबाड़ जो होता है ना, उसके यहां से जो वेस्टेज निकलने वाला है, वेस्टेज, समझ रहे हैं आप? एक ज्वेलर का वेस्टेज भी एक दमदार आदमी के, नॉर्मली एक व्यक्ति के उस कंपैरिजन करके देखेंगे तो उसके यहां से सोना चांदी निकलेगा, गार्बेज भी जो निकलने वाला है, आप समझिए। तो एक दमदार ज्ञानी व्यक्ति के अगर आप साथ में हैं, दमदार व्यक्ति के साथ में हैं, ऑफलाइन भी अगर वो होगा, गाड़ी में भी अगर ट्रेवल कर रहे हैं, 2-4 लाइन तो आपको ऐसे सेंटेंस बोल देगा, 2-4 किताबों के बराबर काम आ जाएंगे, चलते फिरते ज्ञान दे देगा, समझ रहे हैं? और अगर आपका टॉक्सिक फ्रेंड है, आप देखिए किस तरीके के होते हैं, ये देख सकते हैं आप तस्वीर से, आपको अंदाजा लग रहा है। आजा यार सुट्टा लगाते हैं। कोई भी मम्मी के पेट से सिगरेट पीना या शराब पीना सीख के नहीं आता, ऐसे महान ज्ञानी लोग इस संसार में भरे पड़े, ये सिखाते। आइए हम आपको बताते हैं नाक में से धुआं कैसे निकलता है, कान में से धुआं कैसे निकलेगा। बेस्ट ट्रेनर है ये, इनके साथ रहो, मैं रहा हूं, मैंने फील किया है। पहले शुरुआत करेंगे, आपको सलाद खिलाएंगे, फिर पीनट्स खिलाएंगे, प्याज खिलाएंगे, उसके बाद में थोड़ी ज्यादा पानी वाला पैग लगा के देंगे, और फिर वो दिन दूर नहीं आप खुद ही इनके साथ बैठ के पैग लगा रहे हो। एक तरफ तो ये लोग हैं जो आपको इस तरीके की नरक वाली दुनिया में लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ सेफ शॉप के दमदार आपके डायमंड अपलाइन है, ये वाले हैं जो आपको एकदम हीरो वाली जिंदगी देने वाले हैं, एकदम मॉडल वाली जिंदगी देने वाले। आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी संगत अच्छी लगती है, आपको कौन सी वाली संगत में रहना है। ये टॉक्सिक फ्रेंड मिलेंगे, ये होली के नाम पे भी पौआ मांगेंगे आपसे, दिवाली के नाम पे भी ला यार तू इतना अमीर बन गया, एक दारू की बोतल पिला दे। लेकिन ये लोगों के पास जाओगे, ये किताब रिकमेंड करेंगे, ले भाई टाइगर तू ये वाली किताब पढ़ लेना, ये जिंदगी में 4 चांद लगाने की बात करेंगे। आपके फ्रेंड्स आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। डिसाइड करो आप अपने मित्रों को। हमेशा बड़ी लीडरशिप के लिए मैं एक लाइन में बोलना चाह रहा हूं, अपने कैरेक्टर को हमेशा अच्छा मेंटेन करके रखना। जहां जहां करेक्ट, जब जब टीमें टूटी हैं बस वही टीमें टूटी हैं जहां करेक्टर का लोचा होता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हर एक जो भी हमारी यहाँ पे बहनें काम कर रही हैं, जो हमारी माताएं काम कर रही हैं, वो अपने आप के लिए सब चीजों के लिए अवेयर रहें। कोई भी व्यक्ति आपको कैरेक्टर के नाम पे समझौता करके सफलता की बात करता है, समझ लो आपके साथ छलावा हो रहा है और इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। कभी भी अपने चरित्र के साथ समझौता ना करें। सफलता चाहे कितनी छोटी मिले या बड़ी मिले, मैटर ये नहीं करता, लेकिन चरित्र वो खजाना है। बोला जाता है योर मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, योर हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट योर कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका पैसा गया तो कुछ नहीं गया, आप फिर से कमा लोगे। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो चरित्र को हमेशा अच्छा बना करके रखना। इंसान को मैं बोलता हूं हमेशा सफल होने में समय नहीं लगता, उसको समय लगता है सुधरने में। जिस दिन से वो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़े, 2021 मेरा इम्प्रूवमेंट वाला है, इसके पर्सनली मैं आज से ये कसम खा रहा हूं, 1 2 3 पॉइंट लिख दे, उस दिन से उसकी सफलता की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। महागुरु जी ने जोर जोर से नारा लगवाया हमें, 2021 में मेरा बेस्ट आना बाकी है, 2021 मेरा इतिहास लिखने वाला होगा। लेकिन होगा तभी, कैलेंडर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, जिंदगी बदलती है तो आदतों को बदलने से, खुद को बदलने से। आज कमिटमेंट लो कि मैं अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ के अब से मैं ये वादा करता हूं, मैं ये अच्छे काम करने वाला हूं, तो जिंदगी में 4 चांद लगने वाले हैं दोस्तों। सो आर यू रेडी फॉर इम्प्रूवमेंट? यस। सारे लोग तैयार हैं इम्प्रूवमेंट के लिए? यस। जबरदस्त इम्प्रूवमेंट करके दिखाएंगे इस 2021 में। यस वादा करते हैं सभी लोग? यस। जिस लीडर ने अगर आज ये वादा किया कि मैं 100% इम्प्रूवमेंट करके दिखाऊंगा, तो मैं उन सबको बधाई देता हूं। यू ऑल आर डायमंड, चमकते हुए हीरे हैं आप। आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे, सिग्नेचर कराएंगे, आपके ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके सिग्नेचर। आप सब डायमंड हैं अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं तो। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, सबको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, बिजनेस बिल्ड करने के लिए कुछ चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर, उन आदतों को भी कभी भूलना नहीं है। चलते चलते हम अगले 10 मिनट में उन चीजों को भी समझ लेते हैं। अगर आपको बिजनेस के अंदर सफल होना है तो ये 3 बातें समझ लीजिए। एक होता है नेटवर्क बनाना, और एक होता है नेटवर्क टिकाना, और एक होता है नेटवर्क को सही डुप्लीकेशन करवाना।
तो नेटवर्क बनाना भी जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है नेटवर्क को टिकाना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। तो नेटवर्क को सही डुप्लीकेशन पर डालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? नेटवर्क को सही डुप्लीकेशन पर डालने के लिए हम हमेशा सिस्टम को फॉलो करें। जब जब हम लोग सुनते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम, सिस्टम कौन सी देवी है, देवता है, कहां मिलता है, कौन सी मंडी में लेके आना है सिस्टम, कौन सी दुकान पे मिलेगा? तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं बताना चाहूंगा व्हाट इज सिस्टम। अपलाइन इज पार्ट ऑफ सिस्टम। जो आपका एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन है वही सिस्टम का पार्ट। कई लोग एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन की बात नहीं मान रहे हो, सोचते हैं मैं सिस्टम पे हूं। भैया करेक्ट कर लो, तुम गलत फहमी में। एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन की बात मानना का मतलब है आप सिस्टम पे हो। अपलाइन इज पार्ट ऑफ सिस्टम, डाउनलाइन इज पार्ट ऑफ सिस्टम। कई लोगों की टीम से ही नहीं बन रही, उनको कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा है, और आपस में लड़ाई हो रही है उनमें, और बोल रहा है कि मैं सिस्टम पर हूं। फाइन ट्यूनिंग ही सही नहीं है। डाउनलाइन इज पार्ट ऑफ सिस्टम। आपकी यूनिटी दमदार रहनी चाहिए। टीम आपकी पार्ट ऑफ सिस्टम है। टूल्स ऑफ पार्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के द्वारा में जो टूल्स दिए जा रहे हैं वो पार्ट ऑफ सिस्टम है। उनका प्रमोशन करना, प्रमोशन इज पार्ट ऑफ सिस्टम। कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी मीटिंग होती है, छोटी हो बड़ी हो, सेमिनार हो, उसका प्रमोशन करना। अपन लोग सोचते हैं मैं अकेला चला जाऊं, आप सिस्टम पे नहीं हो। आपको दमदारी के साथ प्रमोशन करना है। पहले जब भी मीटिंग रहती थी, महागुरु जी ग्रेवाल साहब पहले कमिटमेंट मीटिंग करते थे, पूछते थे हाँ भाई तेरी क्या रिकॉग्निशन हो रही है, खड़ा हो जा। अपन बताते थे मैं सिल्वर बन रहा हूँ। कितने पास लिए? महागुरु जी 30 पास लिए। बोले बाकी के 20 ने क्या गुनाह किया जिसलिए उनको नहीं बिठाना चाहता? तो अपन बोलते थे नहीं महागुरु जी वो अभी एक्टिव नहीं। एक्टिव तो तभी होंगे जब तुम उनको मीटिंग में लाएगा। तो महागुरु जी मुझे कितने पास लेने चाहिए? बोले तुम्हें कम से कम लेने चाहिए 60 पास। बोले महागुरु जी टीम तो मेरी 50 की है, 60 का क्या करूंगा? बोले बाकी वाले भी टीम, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मम्मी पापा के साथ आएंगे, कोई बीबी के साथ में आएगा, कोई भाई के साथ में आएगा। 50 की टीम पे 10 पास फालतू प्रमोशन कराना, ये महागुरु जी की कला रही। ग्रेटर नोएडा में जब भी प्रोग्राम हुआ, कहीं पे भी हुआ, आप याद करो पुराने दिनों, महागुरु जी 250 की टीम है, कितने? बोले 300 पास प्रमोशन करने। हमेशा अपने लेवल से अधिक प्रमोशन, और ये हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। और अपन ने कभी भी धुआंधार अपने, मतलब महागुरु जी ने जितनी परमिशन दी, अपन ने लेवल छोड़ दो, वेन्यू का साइज कितना है और उसमें घुस कितने सकते, इस हिसाब से प्रमोशन किया। और मुझे लगता है आप सबको भी जब जब आप डायमंड लेवल पे, छोटे लेवल पे जो भी सेमिनार करा रहे हैं पर लेवल पे, आपको ये देखना अगर मेरी 500 की टीम है तो मैं 600 लोग बिठाऊंगा। 500 लोग कौन है? वो तो सब आएंगे, एक एक को पकड़ के लाना है, और उनकी बीवी भी आएंगी, उनके बच्चे भी आएंगे, उनके मम्मी पापा भी आएंगे। मैं 600 लोग बिठाऊंगा, तब ताबड़तोड़ डीडी आएंगी, तब देखो आपके पास धुआंधार रिजल्ट आने वाले हैं। हमेशा आपकी जितनी टीम है उससे ज्यादा प्रमोशन करें। प्रमोशन इज पार्ट ऑफ सिस्टम। नेटवर्क को बनाने के लिए, नेटवर्क को बनाने के लिए 4 चीजें कंपलसरी हैं साहब। अगर ये 4 काम होंगे तो ही नेटवर्क बनेगा। नंबर 1 काम है लिस्ट। नो लिस्ट नो बिजनेस। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। आपको दमदारी के साथ में लिस्ट बनानी है और लिस्ट का प्रमोशन करना है। आज आप भी अगर इस बिजनेस में हैं तो किसी न किसी की लिस्ट में थे आप। आपकी टीम में भी कोई आएगा, जब आप उसको लिस्ट में शामिल करेंगे तो लोगों को लिस्ट के बारे में जरूर बताएं। लगातार इन्विटेशन होते रहने चाहिए। प्लान दिखाइए। नंबर ऑफ प्लान जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना बड़ा बिजनेस बढ़ेगा। महागुरु जी चिड़िया वाली कहानी सुनाते, एक बंदा वो बोलने वाली, वो गाना गाने वाली चिड़िया लाया, और उसने ला करके उसको उसमें सीढ़ी दे दी, घंटी दे दी, घुंघरू बांध दिए, कटोरी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन चिड़िया ने फिर भी गाना नहीं गाया। चिड़िया मर गई, और वो शिकायत करने के लिए चिड़िया वाले के पास गया। तो उसने पूछा, उसने मरने से पहले कुछ बोला था क्या? तो बंदे ने बोला हाँ जी बोला था। तो चिड़िया ने बोला था आप मेरे लिए घंटी, घुंघरू और सीढ़ी, कटोरी सब लाए, अगर थोड़ा सा दाना भी खिला देते तो मैं गाना गा देती। सबसे बड़ी बात है हम टाई लगाते हैं, जय हो बोलते हैं, जेल फेल लगा के रह रहे हैं, बढ़िया एकदम स्टाइल में रहते हैं, लेकिन प्लान नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्लान ही आपका फीड है, उसको फीडिंग करना बहुत जरूरी है। आपको इसी से पोषण मिलने वाला है। फॉलोअप, फॉलोअप पूरी दमदारी के साथ में करना है। फॉलोअप का बेंचमार्क बना दो। साला फॉलोअप के लिए आपका नाम होना चाहिए।
अपन लोग इतनी दमदारी से फॉलो करते थे। एक किस्सा आप लोगों को बताता हूँ। जनवरी का ही महीना था और जोधपुर कैंटोनमेंट में काम कर रहे थे अपन लोग, और वहां पे एक टाइगर था, उसको प्लान दिखा दिया विकास जी ने, और वो बंदा जो है विकास जी उससे मिलने की कोशिश करते, वो बंदा मिलता ही नहीं, और उसकी यूनिट में जाए वो छुप जाए, घर पे जाए मिले नहीं, कहीं गली में देखें दूसरी गली से निकल जाए, फोन वो उठाए नहीं। विकास जी ने पूछा, माँ गुरुजी इसकी डीडी लेनी है, क्या करें क्या करें, ये कैसे डीडी मिलेगी? मैंने कहा चलो उसकी टाइम टेबल पता करो, कितने बजे यूनिट से निकलता है। तो बता 8 बजे निकलता है। तो 8:10 पे हम उसके घर पे पहुंच गए, इतने टाइम में क्वार्टर पे पहुंच गया होगा। तो अपन ने देखा तो बाहर जूते उतर रहे, तो सोचा कि बंदा अंदर ही है क्वार्टर में। घंटी बजा दी विकास जी ने, अंदर से मैडम निकल के आई, बोले सर हैं क्या? अरे भैया वो तो अभी अभी बाजार चले गए। अपन भी पूरा मूड बना के गए थे, मेरे कोई बात नहीं, अगर वो बाजार चले गए तो हम उनका इंतजार कर लेते। अपन बैठ गए वहां, बैठे रहे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो गए, 11 बज गए। अभी तो विकास जी भी बोले गुरुजी चलना चाहिए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, साला अकेली मैडम है इसके घर में, अब तो चलते हैं। लगता है बंदा कहीं ज्यादा ही फंस गया। अपन लोग आ गए वहां से। दूसरे दिन विकास जी का फोन आया, बोले माँ गुरुजी उस बंदे की डीडी आ गई। बोला कैसे यार, वो बंदा तो पहले तो मिलना नहीं चाह रहा था, डीडी कैसे आ गई? बोला गुरुजी उस बंदे ने मेरे को क्या है अपनी बराबर में यूनिट की फेंसिंग के पास बुलाया, और उसने उसमें से पूछा, बोले भाई तेरी कंपनी को ज्वाइन करने के कितने पैसा लगते हैं? तो मैंने बता दिया उसको 10,000 रुपए। तो उसने तार में होकर के मुझे 10,000 रुपए दे दिए। तो मैंने पूछा, आपने पूछा नहीं भाई आप क्यों दे रहा 10,000? तो बोला हाँ मैंने पूछा था। तो उसने क्या बताया? तो उसने बोला अब ऐसा क्या समझ में आ गया? तो उसने बोला कि भाई 10,000 रुपए देने के बाद अगली बार से कम से कम अगली बार से 4 घंटे बाथरूम में तो नहीं बैठना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ था, जब हम लोग पहुंचे थे तो वो बंदा घर पे पहुंचा ही था, जनवरी का महीना था, कपड़े उतार रहा था, सोचा कि ये गेट से ही मैडम इनको लौटा देगी, चले जाएंगे। अंडरवियर बनियान में था, खुला बाथरूम था पीछे, और वहां जाकर के वो बैठ गया। वो 10-5 मिनट की बात है, और 4 घंटे तक वो खुले बाथरूम में अंडरवियर बनियान से बैठा रहा। उसकी कुल्फी बन गई। तो उसने सोच लिया, बोले यार अगली बार से कम साला 10,000 रुपए दे देते हैं, 4 घंटे के लिए कुल्फी तो नहीं बनेगी। तो ऐसा होना चाहिए फॉलो, साला बंदे को ना वही दिखना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये डेयरिंग होनी चाहिए अपनी। अपना एक ही नारा है, बंदे का फॉलो पूछते हैं लोग, 1 बार करूं 2 बार करूं? मेरा मानना है 1 बार प्लान दिखा दिया, फॉलोअप तब तक करो जब तक कि वो जुड़ न जाए, यानी तो वो मर न जाए। फॉलोअप जारी रखो। क्या पता शमशान घाट आईसीयू में भी अगर वो भर्ती है वहां पे भी पहुंच जाओ, अब करेगा साइन, मौका है, देख ले नौनी ले ले नौनी, क्या पता तू ठीक हो जाए। पूछते रहो, फॉलोअप जारी रहना चाहिए। 4 काम करने से टीम बिल्ड होती है, इनकी दिलेरी होनी चाहिए। लिस्ट, इनोटेशन, शो द प्लान और फॉलोअप। जिस टीम में ये होगा उस टीम में बड़ा काम होगा। ग्रेट महागुरु जी हमारे ग्रेट मेंटर नारा भी देते हैं, 1 करोड़ का चेक बना तो दूसरे दिन उन्होंने पोस्ट डाली, कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज। और हमको भी अपनी टीम में ये नारा देना है, कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज, कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज। इस पे अपने को काम करना है और अपनी टीम को भी इस पे काम कराना है। तो फॉलोअप में कई लोग अपन जाते हैं तो कई लोग ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल करते रहते हैं, और कई लोग सोचते हैं कि क्या करें, सामने वाला समझे या ना समझे। फॉलोअप आप करने के लिए जा रहे हैं, आप उसको समझा पाओ या ना समझा पाओ, लेकिन उल्टा समझ के नहीं आना है, ये एक बात ध्यान रखनी है। कई लोग जाते हैं फॉलोअप करने के लिए और अपने फॉलोअप करा के आ जाते हैं। तो ये महागुरु जी ने हमेशा भैंस वाली और डॉक्टर वाली कहानी सुनाई है, आप सबने सुनी होगी, मैं एक बार फिर से सुना देता हूँ। एक बार एक बंदे की भैंस बीमार पड़ गई, तो उसने वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा कि भैंस को इंजेक्शन लग नहीं सकता और वो गोली वो खा नहीं पाएगी, तो क्या करें? तो डॉक्टर को तरकीब याद आई, उसने एक लंबी सी पाइप ली और भैंस के मुंह में वो पाइप डाल दी, और सोचा कि इसमें मैं दवाई घोल के डाल देता हूँ और फूंक मार दूंगा तो दवाई भैंस के अंदर चली जाएगी। सारी प्रक्रिया हो गई, बस एक ही काम बचा था कि उसमें फूंक मारनी थी। और जैसे ही डॉक्टर ने उस पाइप के ऊपर अपना मुंह लगाया फूंक मारने के लिए, उससे पहले भैंस ने फूंक मार दी। दवाई जानी चाहिए थी भैंस के अंदर और चली गई डॉक्टर के अंदर। अभी पहले बच्चा देना चाहिए था भैंस को, अभी डॉक्टर का मन कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए जाते हैं, उल्टा समझ के आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, फॉलोअप के लिए जाओ, सामने वाले को समझा पाओ या ना समझा पाओ, लेकिन समझ के नहीं आना है, उल्टी दवाई खा के नहीं आनी है, ये ध्यान रखना है अपने। दूसरी बात है,
कई लोग बोलते हैं गुरुजी बहुत बढ़िया आपकी मीटिंग अटेंड कर ली, मैं तो समझ गया, लेकिन टीम को कौन समझाएगा? अबे यार, समझना तो हमारा ही जरूरी है। जब हमें समझ में आ गया तो साला पूरी दुनिया को समझा लेंगे। लोग तो समझे समझाइए। एक बार एक बंदा, उसको क्या मुर्गी से बहुत डर लगता था। वो जिधर भी मुर्गी को देखता था, वो 15-16 साल 18 साल का बच्चा था, और वो जैसे मुर्गी को देखता घर में घुस जाता चारपाई के नीचे, बचाओ बचाओ मुर्गी आ रही मुर्गी आ रही। उसके मम्मी पापा उससे बड़े परेशान, उसको समझाते बेटा मुर्गी मुर्गी से क्या डरना, मुर्गी है वो तो। बोला नहीं नहीं, मुर्गी मेरे को खा जाएगी, मुर्गी मेरे को खा जाएगी, वैसे चिल्लाता रहता। तो एक बार उसको वो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास लेके गए, बोला इसका कुछ करवाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने उसको पूछा कि बोला क्या समस्या है? बोला डॉक्टर साहब इस बच्चे को ना मुर्गी से बहुत डर लगता है। बोला अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ मैं समझा देता हूँ, अभी नींद रहेगा। तो डॉक्टर ने उस बच्चे को बिठाया और एक व्हाइट पेपर लिया, और उस पेपर के ऊपर उसने ड्रॉ करके एक बच्चे की तस्वीर बनाई, एक मुर्गी की बनाई और एक दाने की बनाई। और बच्चे से पूछा बेटा बेटा ये बताओ, ये दाना बड़ा है या मुर्गी बड़ी है? तो बच्चा बोलता है कि साहब मुर्गी बड़ी है। क्या दाना मुर्गी को खा सकता है? बोले नहीं खा सकता। मुर्गी दाने को खा सकती है? बोले यस खा सकती है। बोले वेरी गुड, बच्चे का मतलब साइकोलॉजी सही काम कर रही है। फिर पूछा ये मुर्गी बड़ी है बच्चा बड़ा है? तो बोले बच्चा बड़ा है। कि ये क्या बच्चा मुर्गी को खा सकता है? बोला हाँ खा सकता है। क्या मुर्गी बच्चे को खा सकती है? बोले नहीं खा सकती। बोले समझ गए आप? बोले हाँ समझ गया। तो बोले बहुत बढ़िया, आपका बच्चा ठीक हो गया, आप इसको ले जा सकते। जैसे डॉक्टर के क्लिनिक से वो लोग बाहर निकले, और बाहर निकलते ही उसको वहां बाहर मुर्गी दिख गई, और बच्चा फिर से एकदम से डर गया और एकदम से भागा वो मुर्गी मुर्गी मुर्गी, और डॉक्टर की टेबल के नीचे घुस गया। अभी उसके पापा बोले देखो डॉक्टर साहब इसको तो अभी भी दिक्कत है, अभी भी ये सही नहीं हुआ। डॉक्टर बोला यार अभी तो समझाया था इसको, फिर दोबारा समझाता हूँ। तो डॉक्टर ने फिर उसको बैठा लिया, फिर उसको पूछा बेटा ये बताओ, ये दाना बड़ा है या मुर्गी बड़ी है? तो बोलता है मुर्गी बड़ी है। बोला क्या दाना मुर्गी को खा सकता है? बोले नहीं खा सकता। मुर्गी दाने को खा सकती है? बोला हाँ खा सकती है। बच्चा बड़ा है या मुर्गी बड़ी है? बोला बच्चा बड़ा है। बच्चा मुर्गी को खा सकता है? बोला खा सकता है। क्या मुर्गी बच्चे को खा सकती है? बोले नहीं खा सकती। बोले समझ में आ गया? बोला हाँ समझ में आ गया। क्लियर है? बोला हाँ क्लियर है। बोला क्लियर है तो फिर डरता क्यों है? बोला डरता इसलिए हूँ डॉक्टर साहब, मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन मैं जैसे ही आपके क्लिनिक से बाहर जाऊंगा, ये वाली बात मुर्गी को कौन समझाएगा? ऐसी फोटो लगा लगा के आप मुझे तो समझा रहे, मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन मुर्गी को कौन समझाएगा कि वो मुझे नहीं खा सकती? तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, क्या मुर्गी को समझाना जरूरी है कि वो बच्चे को खा सकती है कि नहीं खा सकती? नहीं गुरुजी, मुर्गी को समझाने की जरूरत नहीं, मुर्गी तो पहले से समझी समझाइए। समझाना है तो किसको समझाना है? खुद को समझाना है। एक असंतुष्ट व्यक्ति किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, और एक संतुष्ट व्यक्ति पूरी दुनिया को संतुष्ट कर सकता है। माँ गुरुजी माधव सर बोलते हैं जब तक यहाँ से भरोसा ना हो तो किसी को छेड़ना नहीं, किसी को बताना नहीं कि तुम कंपनी में काम कर रहे हो, जब तक यहाँ से भरोसा ना हो। और लेकिन जिस दिन जो भी वेरिफिकेशन करना है, जो भी तुम्हें प्रूफ देखने वो प्रूफ देख लो, और जिस दिन यहाँ से भरोसा हो जाए तो उसके बाद किसी को छोड़ना नहीं। तो पहले दिल से भरोसा होना बहुत जरूरी है। जिस दिन दिल से भरोसा हो जाए उसी दिन दमदारी से काम होगा। कई लीडर्स के मन में कुछ सवाल उठते रहते, मैं तो काम कर रहा हूं गुरुजी, लेकिन टीम काम नहीं कर रही। कई लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि नहीं बोलते रहते? यस यस। और सबसे बड़ी बात क्या है, कई बार ये कई लोगों का वहम रहता है, उनको ऐसा लगता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी काम हो रहा है सबका साझा वाजा रहता है, और अगर ऐसा है भी, अगर टीम काम नहीं कर रही तो इसके पीछे की भी वजह कुछ ना कुछ होगी। लोगों का विजन क्लियर नहीं है, लोगों को प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, और लोगों को प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। और जब तक लोगों के पास परफेक्ट सपोर्ट, परफेक्ट प्लानिंग और लोगों का परफेक्ट विजन क्लियर नहीं होगा, लोग काम नहीं करेंगे। लोग कोई हमारे नौकर नहीं है, लोगों को कोई हम तनख्वाह नहीं दे रहे जो वो हमारे साथ में काम करेंगे। ज्वाइनिंग ली है तो मोटिवेट रह करके वो काम कर सकते हैं, और उनका मोटिवेशन लेवल बना के रखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। कई लोग बोलते हैं सर लोग बहुत आ रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। लोग तो आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब भर्ती तो हो रही है लेकिन हम लोगों को ट्रेंड नहीं कर पा रहे, हम सिखा नहीं पा रहे। तो जितनी तेजी से लोगों की भर्ती हो रही है उतनी तेजी से लोगों को सिखाना ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसके लिए हम सिस्टम डेवलप करें। हम लोग पहले कोड ट्रेनिंग करते थे, फिर हमारी टीम में इतनी डीडी आने लग गई, इतनी डीडी आने लग गई कि मैं अकेला कोड ट्रेनिंग कर नहीं पाता था। फिर मैंने कोड ट्रेनरों की ट्रेनिंग करी। आप समझ रहे हैं? मैंने चुनिंदा लोगों को बुलाया और बुला के मथुरा में सबको बिठा के ट्रेनरों की ट्रेनिंग करी। भाई इसमें कोई साइंस नहीं है। पहले मैं जैसा ट्रेनिंग चलाता था,
फिर मेरे को लगता था ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर मैंने जयपुर में 5 दिशा ट्रेनर बुलाए, विकास जी भी थे उसमें, और मैंने ट्रेनरों को बुला के ट्रेनिंग दी। मैं ट्रेनिंग दूंगा, तुम लोग इस हिसाब से सुनना कि जैसे ट्रेनिंग तुम ही दे रहे हैं। तो जब भी ब्रेक होता था या रात को, अच्छा गुरुजी ये वाली वीडियो चलाई थी, कहाँ से ढूंढी आपने वीडियो, फिर अच्छा इसके बाद क्या चलाया, वो पूरा सिखाया। तो बड़ा काम करना है तो आपको पहले लोगों को ट्रेनिंग देनी है, फिर ट्रेनर भी तैयार करने हैं अपनी टीम में। कई लोग बोलते हैं डायमंड तो बनना है, लेकिन टाइम नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में क्या है कि अभी अपने को ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं लोहा उठाने में इतना बिजी है कि उसको सोना उठाने का टाइम नहीं। भगवान ने 24 घंटे सबको दिए हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है इसका मतलब आपने अपना टाइम कहीं और दिया हुआ है। उनको इसकी पावर समझाना जरूरी है कि डायमंड बनना मतलब कोई चपरासी बनने का काम नहीं। डायमंड बनना मतलब अपनी 7 पुश्तों का नाम रोशन करने वाली बात है। कई लोग बोलते हैं कि भाई काम तो कर रहे हैं लेकिन खर्चा बहुत है, पैसा कम है। खर्चा बहुत है, पैसा कम का मतलब एक ही है कि आप जिस तरीके से अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए वो प्लानिंग आपके पास में नहीं है। अगर अपन लोग देखते अगर ऐसा ही होता तो मेरे को BMW लेने के लिए खेत बेचना पड़ता, मैं कभी ले नहीं पाता। सोमा शंकर जी तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की गाड़ी की कभी सोच ही नहीं सकते। तो अगर ऐसा ही होता तो खर्चा ही खर्चा होता, तो फिर अपन लोग खेत वेत बेच के डायमंड बनते। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं अपने को मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। कई बार लोग क्या है औकात से ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करते हैं। लेवल है नहीं, उससे पहले गाड़ी ले आया, अब उसकी किस्त नहीं जा रही तो फिर डीडी के पैसे खा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझना है मैनेजमेंट बना करके चलना। गाड़ी से बिजनेस नहीं होता, बिजनेस होता है लीडरशिप से। अगर गाड़ी से बिजनेस होता तो मैं BMW छोड़ देता हूँ, वो मीटिंग करके आ जाएगी क्या? मैं ड्राइवर बिठा के भेज देता हूँ, बताओ हो जाएगी क्या मीटिंग? गाड़ी से बिजनेस नहीं होने वाला, बिजनेस लीडरशिप से होने वाला है। पहले अपने को लीडरशिप पर डेवलप करना है। मेरा टारगेट क्यों नहीं होता? अपने को फाउंड करने की बात है। जिस दिन हम अपनी पूरी दमदारी के साथ में लगेंगे तभी टारगेट होगा, ऐसे सोचने से नहीं। टारगेट हमारे लिए मायने क्या रखता है, सबसे बड़ी बात ये। जिस दिन हमें ये लग जाएगा नहीं मेरे लिए इज्जत की बात है, साला टारगेट नहीं हुआ तो मेरी आन बान शान की बात है। और जब तक हम ये सोचते रहेंगे अरे मेरे जैसे बहुतों का नहीं होता, मेरा नहीं हो रहा, तो क्या हो गया? हमें ये सोचना है टारगेट बोले तो मेरी इज्जत की बात है। और जब कंपनी ने मेरे लेवल पे इतनी बिजनेस वॉल्यूम दिए हैं, हर हाल में हर काल में मैं टारगेट करके दिखाऊं। कई लोग सोचते हैं दूसरी टीम जैसा अपलाइन मेरे पास में नहीं है तो मैं कैसे करूं? तो क्या किराए पे अपलाइन ला के दें? अगर आपको ऐसा लगता है, एक टाइम पे हमारी भी टीम में ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन अपन ने बनाए ना। हमारी टीम में ऐसे चिल्लाने वाले, दमदार बोलने वाले, ऐसे फाड़ू फाड़ू लीडर नहीं थे। तो हम लोगों ने फाड़ू फाड़ू लोगों की वीडियो ला के अपने लीडरों को दिखाई। अपने लीडरों को दिखाया भैया तुम्हारे अंदर इसकी आत्मा प्रवेश कर जानी चाहिए, तुम्हें ऐसी टेस्टमनी देनी है, तुम्हें ऐसे बोलना है। जब क्रिकेट टीम होती है तो 11 खिलाड़ी बनाए जाते हैं, तो वो पूरा फास्ट बॉलर कौन होगा, स्पिनर कौन होगा, बैट्समैन कौन होगा, विकेट कीपर कौन होगा, और किसको लेके आना है और किससे कंपैरिजन करना है, उसकी तैयारी की जाती है। अगर कोई टीम ये सोचे भैया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के जैसे खिलाड़ी नहीं है, तो फिर वो टीम तो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी। अब तक नहीं थे, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि मैं वो कमी पूरी करके दिखाऊं। अगर मैं ये बोलूं भाई हमारे अपलाइन में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो है ऐसे दमदारी से टेबल ठोक के बात करता हो, तो तेरे हाथ टूट गएंगे, तू टेबल ठोक के बात कर ले। हैं? बोला कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पोडियम को ठोक ठोक के बात करता हो, तो तू कर ले ना। कोई ऐसा नहीं टाल ठोक के बात करता हो, तैयारी कर ले। इसके लिए किसी और से उम्मीद रखने की जरूरत नहीं, अपने लेवल से तैयारी करने की जरूरत है। दोस्तों फाइनली मैं बोलूंगा, इस बिजनेस के अंदर, इस दुनिया के अंदर कामयाब होना है तो इस 4E को कभी भी भूलना नहीं है। 4E का मतलब है एजुकेशन, एग्जाम, एक्सपीरियंस और एथिक्स। ये 4E है, इनका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली चीज, हम कोई भी काम करते हैं तो पहले हमें एजुकेशन लेने की जरूरत होती है। जैसे अपन डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं तो पहले हमें एजुकेशन लेने की जरूरत होगी। इस बिजनेस में भी जब हम डायमंड बनने के लिए जा रहे हैं तो हमें डायमंड बनने की एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। जब तक हम एजुकेशन नहीं लेंगे तब तक अपन डायमंड नहीं बनेंगे। उसके बाद एजुकेशन भी ले लिया, लेकिन एजुकेशन परफेक्टली ली है कि नहीं ली है, इसका हमारा एग्जाम भी होता है। और जब तक हम एग्जामिनेशन क्रॉस नहीं करेंगे तब तक अपन लोग डिग्री के हकदार नहीं होंगे। तो डॉक्टर का भी एग्जाम होता है, सीए का भी एग्जाम होता है, एक वकील का भी एग्जाम होता है, तो डायमंड का भी एग्जाम होता है। अपने एजुकेशन ट्रेनिंग यहाँ पे लिए, एग्जाम लेने के लिए कस्टमर बैठा है, वो आपसे पूछेगा अच्छा 2 नहीं बने तो, कंपनी भाग गई तो, आपने अगर सही से शिक्षा ली है तो सही से जवाब दो। आपका एग्जामिनेशन लेने के लिए वो बंदा बैठा है, कस्टमर जो है वो आपका एग्जाम लेगा।
ठीक है, वो आपको डीडी देने से इनकार करेगा। आपने अगर एजुकेशन अच्छे से ली है तो आप उसकी डीडी निकाल के लाओ, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस, आपको कोई भी जो बड़े से बड़े डॉक्टर रहते हैं, बड़े बड़े वकील रहते हैं, वो पहले एक्सपीरियंस लेने के लिए बड़े वकीलों के साथ में रहते हैं, बड़े डॉक्टर्स के साथ में रहते हैं और वहां से एक्सपीरियंस लेते हैं। डिग्री उनके पास है लेकिन उनको एक्सपीरियंस लेने की कि बड़े लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं वो भी पहले असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हैं। बड़े बड़े हीरो हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पहले एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे या कहीं पे भी एक साइड रोल में जाते हैं, उसके बाद फिर वो मेन रोल में आते हैं। तो इस तरीके से अपने को भी अगर डायमंड बनना है तो अपने सक्सेसफुल मेंटर के नजदीक रहना है और देखना है उनकी चाल डाल और उनके प्लस पॉइंट देखने, उनके एडवांटेज देखने कि इन्होंने क्या करके दिखाया है। कई लोग अगर एक्सपीरियंस लेने के लिए अपलाइन के नजदीक भी रहते हैं तो उनकी कमियां देखते रहते हैं और वो ढूंढता रहेगा, ओहो ये तो 9 बजे तक सो रहे हैं, मैं तो 10 बजे तक सोऊंगा, तो ये भी तो देख लो कौन से लेवल पे। तो आपको एक्सपीरियंस लेना है तो सिर्फ अच्छी चीजों को देखना है। कीचड़ में से हम सिक्का उठाते हैं, कीचड़ नहीं। किसी भी व्यक्ति के अंदर अच्छी चीजें क्या है हमें वो लेनी है, बुरी चीजों को वहीं छोड़ देना। और चौथी चीज है एथिक्स। जब आप सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो कभी भी एथिक्स को नहीं छोड़ना। एथिक्स पे आपको बने रहना है, बड़ा काम करना है। तो ये 4E को जिंदगी भर आप याद रखिए। दोस्तों हम लोग आज इस कंपनी के अंदर हैं और हम लोग रिकमेंडेशन करने के बिजनेस में, एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में। कई लोग बोलते हैं हमारी कंपनी का टीवी पे ऐड नहीं आता। टीवी पे ऐड वाले पैसे बचा करके तो हमारी कंपनी हमको और आपको दे रही है। तो आज के टाइम में हम अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब अमिताभ बच्चन जी, कई लोग सोचते हैं कि भाई मैं जो है ये लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकता। अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर के नवरत्न का तेल बेच सकते हैं, तो क्या हम और आप इतने दमदा जो प्रोडक्ट है उनको नहीं बेच सकते? सचिन तेंदुलकर टाइगर का बिस्कुट बेच रहे हैं और माधुरी दीक्षित लक्स का साबुन बेच रही है, सनी देओल लक्स कोजी का अंडरवियर बेच रहा है। तो क्या लगता है हम लोग सूट, साड़ी, नोनी, एलोवेरा और ऐसे दमदार प्रोडक्ट नहीं बेच सकते? बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? बेचना चाहिए। तो हमारे पास बढ़िया रिलायंस के, ग्रासिम के ऐसे दमदार प्रोडक्ट हैं, इनकी हमें दमदारी से एडवर्टाइजिंग करनी है और दमदार काम करना है हमें। तो हमें हमारे जो रेगुलर यूजर हैं उन लोगों की लिस्ट बनानी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट का रेगुलर यूज कर रहा है, आप उनकी लिस्ट मेंटेन करके रखो, उससे आपको प्रोडक्ट का रियल रिव्यू पता चलेगा। कई लोग होते हैं 2-4 दिन प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उसके बाद में वो अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं और हम लोग वैसी राय बना लेते हैं। मैंने कंपनी से 20 शैम्पू ऑर्डर किए और 20 मैंने जो है कंडीशनर ऑर्डर किए। मेरे घर में जैसे 2-4 दिन यूज हुए तो एक बच्ची ने बोल दिया घर में कि डैडी इस शैम्पू से तो बाल टूट रहे हैं। उसके बाद में वो वाला शैम्पू लगाना ही बंद कर दिया पूरे घर वालों ने। अब कंपनी के 18-20 बोतल पड़ी हैं, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, मैं तो यूज करूंगा। मैंने कहा चाहे मैं गंजा हो जाऊं मैं तो यही वाले लगाऊंगा। तो मेरा खुद का प्रोडक्शन है, मैंने उसको यूज करना शुरू किया और मैं आपको बता दूं मैंने उसको जब 15 से 20 दिन रेगुलर यूज किया, मेरे बालों में डेंड्रफ रहता था, बहुत ज्यादा डेंड्रफ रहता था और मैं इतना परेशान था। मेरे जितने भी मैंने हेयर ड्रेसर है, मैं जहां भी जाता था कुछ उनको ट्रीटमेंट कराता था। कोई बोलता था गर्म पानी से मत नहाओ, तीसरे दिन शैम्पू किया करो, कोई बोलता था रोज शैम्पू किया करो, कोई बोलते थे कंडीशनर किया करो, ये किया करो, वो साला सब कर लिया। किसी ने हेयर स्पा कर लो, फलाना कर लो और इसमें भाप लगाओ, ये करो, सब करके देख लिया, नींबू लगा लो, अंडा लगा लो, सब कर लिया। मैडम ने बहुत सारा कुछ किया लेकिन मेरा डेंड्रफ नहीं गया। दोस्तों मुझे बड़ा खराब लगता था, काला कोट पहनता था, मेरे कोट के ऊपर गिरता रहता था डेंड्रफ, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैंने 15 दिन कंपनी का जब लगातार प्रोडक्ट यूज किया, आज मेरे बालों में ढूंढने से आपको डेंड्रफ नहीं मिला। और ये कमाल सिर्फ शेपसॉफ्ट के शैम्पू का और शेपसॉफ्ट के कंडीशनर का है। रेगुलर यूज करने से पता चलता है प्रोडक्ट में दम है या नहीं। 1-2 बार के करने से नहीं पता चलेगा। तो आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ कि जो आपके प्रोडक्ट को 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से यूज कर रहे हैं और उनसे आपको सही राय पता चलेगी। आपको पता चलेगा प्रोडक्ट में वाकई में कितना दम है और ये प्रोडक्ट रियल में क्या क्या करता है। तो सारे लोग एग्री कर रहे हैं, लिस्ट बनाएंगे रेगुलर प्रोडक्ट यूजर्स की। इससे हम लोग बहुत बड़ा अपना रिटेल के बिजनेस को बढ़ावा दे पाएंगे और लंबे समय तक एक सेटिस्फाइड कस्टमर्स की हमारे पास रेंज होगी, वीडियोज होंगी। मुझे लग रहा है सारे लोग करेंगे। फाइनली दोस्तों मैं 4 लाइनें इंटरनेट से चुरा के आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। वैसे मैं कोई शायर नहीं हूँ पर लेकिन आपके काम की रहेंगी, आपको अच्छी लगेंगी, मैं सुना देता हूँ। चेहरे की हंसी पर हर गम को छुपाओ,
चेहरे की हंसी पर हर गम को छुपाओ, क्योंकि आप लीडर हो। लीडर को रोना धोना अच्छा नहीं लगता। बहुत कुछ सोचो पर कुछ ना बताओ। अपनी जिंदगी में कोई दमदार प्लानिंग करो, अपने गोल को अपने सीने में दबा करके दमदारी के साथ में आगे बढ़ो। खुद न रूठो कभी भी, सबको मनाओ। खुद न रूठो कभी पर सबको मनाओ। अपने को रूठने का अधिकार नहीं है, अपने अंदर ईगो नहीं लानी, दूसरे की ईगो को हर्ट नहीं करना। राज है जिंदगी का, बस जीते चले जाओ, जीते चले जाओ और जीते चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। Go 111555. Thank you very much.